स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स जैसा कि हमने जीओसी में भी पढ़ा है, फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनमें कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे पार्टिकल्स कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। इस तरीके की जो पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपन देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के अराउंड है, 0 लोन पेयर है, 0 वेकेंट ऑर्बिटल है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नियर बाय इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। इंटरमीडिएट विल बी न्यूट्रल, नो चार्ज। इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, कार्बन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ कार्बन। सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर incomplete octet particles। इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस तरीके के पार्टिकल्स में नॉर्मल कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2 हाइब्रिड, और नॉर्मल कंडीशन में कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी that will be trigonal planar, trigonal planar। इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए अगर अपन देखें, जो बॉन्ड्स हैं एक्स वाई जेड, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें जो नॉर्मली जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनकी नेचुरल टेंडेंसी रहती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने की। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट सम नेचुरल टेंडेंसीज, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। So there are 2 natural tendencies of free radicals by which they stabilize themselves. One is combination. तो 2 फ्री रेडिकल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में आते हैं कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर अपन देखें, एक p ऑर्बिटल रहेगा जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा एक और पार्टिकल है जो इसके क्लोज आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और ये हाइब्रिडेशन स्टेट कार्बन का sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जब ये पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करता है। अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाएं तो एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ये रिएक्शन के साथ में क्या होगा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर x पर रिएक्शन या टाइम कोऑर्डिनेट रखते हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज करती है, और ऐसे में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, एक और टेंडेंसी है फ्री रेडिकल्स की, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी।
डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा ग्रुप से सराउंडेड है तो ऐसे में फ्री रेडिकल्स का क्लोज आ पाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि कार्बन पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा रहती है। तो ऐसे में होता क्या है, जैसे हम इसको ऐसे सोचें, जो कोलिजन है कार्बन का, मान लो ये अल्फा कार्बन है जिस पर रेडिकल है और ये बीटा कार्बन है जिस पर एच है, तो यहां पर हेड ऑन कोलिजन मतलब कार्बन का कार्बन के साथ, फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल के साथ कोलिजन होने की जगह पर इस कार्बन फ्री रेडिकल का कोलिजन बीटा कार्बन से होता है और ऐसे में इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है तो क्या होगा बताइए। यहां पर इसको थोड़ा सा अपन ढंग से बना लें। ठीक है, तो बीटा कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है और एक मिनट इसको थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। यहां पर क्या होगा, ये वाला जो H है जो बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है ये फ्री रेडिकल के साथ बॉन्डिंग करने लगता है। इस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन पर क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डेवलप होने लगता है। तो जो ये हाइड्रोजन है फ्री रेडिकल की तरह लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल से, अगर अपन इसको ऐसे सोचें तो ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और ये H डॉट जाकर के लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और हाइड्रोजन गेन करने के कारण लेफ्ट जो फ्री रेडिकल है ये तो रिड्यूस हो जाता है और बीटा कार्बन पर डेवलप होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है तो बीटा और अल्फा के बीच में जब अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन गेन करके रिड्यूस हो जाता है और राइट वाला हाइड्रोजन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एक ही टाइप के फ्री रेडिकल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई इस तरह का फ्री रेडिकल है जो टर्शरी है तो ऐसे दो फ्री रेडिकल कंबाइन करने की टेंडेंसी कम ही रखते हैं। इनफैक्ट इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। इसको ऐसे सोचे हम, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये रेडिकल यहां से H निकाल लेता है और H निकाल करके ये तो हो गया रिड्यूस और राइट वाले में यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है H डॉट निकलने के बाद और ये अनपेड और अनपेड आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल ये बन जाता है। तो इसका तो हो गया रिडक्शन, हाइड्रोजन गेन कर लिया और इसने हाइड्रोजन लूज करके ऑक्सीडेशन कर लिया। मगर इस प्रोसेस के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो नहीं होगा। अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं इस तरह से और यहां पर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट रखते हैं तो इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। ठीक है, और यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो नहीं होता है। तो ऐसी रिएक्शन स्लो होगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन से स्लो होगी। ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नॉन जीरो है और कॉम्बिनेशन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो है। ठीक है, बट जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है, जहां कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाता है, वहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसे एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अगर हम कंपेयर करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं, CH3 डॉट CH3 CH2 डॉट 2 डिग्री फ्री रेडिकल और टर्शरी फ्री रेडिकल। तो जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये इसमें तो सिर्फ ओनली कॉम्बिनेशन, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि इसमें बीटा कार्बन ही नहीं है, डबल बॉन्ड बनने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कॉम्बिनेशन का परसेंटेज, प्रोडक्ट परसेंटेज डिक्रीज करता है और परसेंटेज डिस्प्रोपोर्शनेशन बढ़ता है। रीजन इस कार्बन पर अब हम देख रहे हैं 1 डिग्री है, इससे 2 डिग्री पर गए तो स्टेरिक क्राउडिंग फ्री रेडिकल पे बढ़ जाती है, यहां पर और ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है। तो जब ये कार्बन स्टेरिकली क्राउडेड होता जाता है तो कॉम्बाइन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है और डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ऐसे केस में जब ये 1 डिग्री रहते हैं तो मेजर बनता है कॉम्बिनेशन से, और ऐसे केस में जब ये टर्शरी होते हैं तो मेजर बनता है डिस्प्रोपोर्शनेशन से। लेकिन 2 डिग्री के केस में दोनों बनते हैं, कॉम्बिनेशन भी और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी। कभी कहीं यहां पर ऐसा कोई फ्री रेडिकल आ जाए जो 2 डिग्री हो तो दोनों आंसर बनाए, कॉम्बिनेशन भी और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी। एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं रिएक्शन का तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का परसेंटेज बढ़ता है और कॉम्बिनेशन का परसेंटेज घटता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के केस में तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 है और डिस्प्रोपोर्शनेशन में नॉन जीरो है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के बढ़ते हैं और रेट डिस्प्रोपोर्शनेशन का बढ़ता है, जिससे कि परसेंटेज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बढ़ता है। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। टर्शरी के केस में मेजरली डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, प्राइमरी के केस में मेजरली कॉम्बिनेशन होगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर परसेंटेज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्पिटिशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, इसके अलावा एक टेंडेंसी और रहती है मॉलिक्यूल के अंदर, अगर बाय रेडिकल हो, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल्स आ जाए, ऐसे केस में रिएक्शन में हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं इस तरह का रेडिकल बन जाए तो हमेशा क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके या तो साइक्लिक रिंग बना लेंगे या फिर पाई बॉन्ड बना लेंगे। जैसे इस केस में 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाएगी। एक बात और, हालांकि ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग अनस्टेबल होती है, बट यहां पे स्टेबिलिटी वाला फैक्टर हम नहीं देखते हैं, बिकॉज द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। एक बार ये बॉन्ड बन गया, ये इरिवर्सिबल है, और जो भी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है वो किससे कंट्रोल होती है, रेट से, और रेट हमेशा ज्यादा होगा किसका, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे ये 2 यहां पर रेडिकल है, ऐसे 2 हम मिला दें, इसको इससे कंबाइन कर दें, इसको इससे कंबाइन कर दें और 6 मेंबर रिंग बना लें। तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, और जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर जो फास्ट होगी वो होगी इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये रिएक्शन स्टेबिलिटी से नहीं चलती है, रेट से चलती है। ठीक है, तो जो भी रिंग होगी 3 मेंबर या 4 मेंबर या 5 मेंबर या एडजेसेंट पोजीशन पर अगर रेडिकल है तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन दिया जाए, यहां पर 2 रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है, कहीं पर किसी रिएक्शन में ऐसे बन जाते हैं, तो दे विल कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे विल जनरेट, पहले से एक सिग्मा है तो एक पाई डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन अटेंड करें आप लोग।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डिग्री रेडिकल है और 1 डिग्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन हेक्सेन बनेगा इसमें। ओके, तो इसमें सेकंड में देखें, इट इज ए 2 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे कॉम्बिनेशन भी, ये कॉम्बिनेशन बना लिया हमने। डिस्प्रोपोर्शनेशन हम इससे बना सकते हैं, एक मॉलिक्यूल में तो अल्फा पर H आ जाएगा और एक मॉलिक्यूल में अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है और नीचे जो बनाया वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डिस्प्रोपोर्शनेशन का परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है। अगेन ये रेडिकल 1 डिग्री है और 1 डिग्री है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्वाइन कर दें। कार्बोकेटायन की तरह रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, हम इस पे फोकस करेंगे भी नहीं। यहां पर अगर अपन देखें 3 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक मॉलिक्यूल अल्कीन बना लेगा और एक मॉलिक्यूल अल्कीन बना लेगा। ऐसे सोचे हम अल्फा और बीटा, एक मॉलिक्यूल में अल्फा पर H आ जाएगा और एक मॉलिक्यूल में अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन दिस इज 1 डिग्री और 1 डिग्री होगा तो ऐसे फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, CH2PH। यहां पर अगर अपन देखें इट इज टर्शरी और 3 डिग्री, तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी और एक मॉलिक्यूल तो कंबाइन करेगा और एक मॉलिक्यूल अल्कीन बना लेगा। सो दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। एक ने हाइड्रोजन गेन करके रिडक्शन करा लिया और एक में H लॉस होकर के क्या हो गया, अल्कीन बन गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए मैंने आपको बोला था 2 रेडिकल अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इनको कंबाइन कर दीजिए, यही रिएक्शन इसमें पॉसिबल हो पाएगी। सिमिलरली यहां अगर अपन देखें तो यहां पर भी इनको कंबाइन कर दीजिए, will lead to formation of 4 member cyclic ring। स्टेबिलिटी की बात हम कर चुके हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, रेट से चलती है, हमेशा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हम इसमें कराएंगे, ठीक है। ओके, तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, पॉज लेकर के भी कर सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ये आपस में कंबाइन होंगे और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। यहां पर अगर अपन देखें इनमें भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, कंबाइन करके बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। सिमिलरली ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर अगर अपन देखें इस तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि यहां बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहां पर इसका अगर अपन होमोलिटिक क्लीवेज बना लें तो ये दोनों अनपेयर्ड पाई बना लेंगे और 3-4 पर भी जो अनपेयर्ड है पाई बना लेंगे।
और इस तरीके से 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। सिमिलरली यहां पे भी अगर अपन देखें तो 1, 2, 3 और 4 सभी पर p ऑर्बिटल्स हैं और ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 और 2 पाई बना लेंगे, सिमिलरली 3 और 4 पाई बना लेंगे। मतलब यहां पर अगर अपन देखें इसका होमोलिटिक क्लीवेज तो 1 के और 2 के बीच में 1 पर अनपेयर्ड पहले से 2 पर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। 4 पर अनपेयर्ड पहले से 3 पर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर साइक्लिक 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। ये जो पाई बॉन्ड है जो पैरेलल है एक दूसरे के, दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड विथ ईच अदर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 में अगर अपन देखें तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन बॉन्डिंग कर लें, बाइसाइक्लो बना लें। यहां पर पहले से डबल बॉन्ड है और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में, अल्काइन बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर अगर अपन देखें ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम 8 कार्बन की रिंग में बनती है। तो ये क्या है, बेंजीन है। अब यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन किसी हालत में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बेंजाइन बन जाता है इंटरमीडिएट और हाईली अनस्टेबल होता है। तो दिस बेंजाइन इज अनस्टेबल। तो यहां पर एक बार ये बेंजाइन जो है बन गया, इसके बाद फिर फर्दर ऐसे 2 बेंजाइन इंटरमीडिएट्स ये आपस में रिएक्शन करके इस तरीके का एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात 16 क्वेश्चन में अगर अपन देखें, ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनाएगा और एंटी एरोमेटिक सिस्टम हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं, दे ऑल्सो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी कंबाइन विद देमसेल्फ एंड कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहां पर क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग पार्टिकल दे विल कंबाइन विथ ईच अदर और ऐसी 2 साइक्लिक रिंग्स कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टर्शरी है तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा नहीं क्योंकि बीटा पर कोई हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल है, पीटर साइक्स बुक में ये दिया हुआ है। इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 2 डिग्री होगा ये, और ये 2 डिग्री इस 3 डिग्री के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको पहले से पता हो तब आप सही कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सही करना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इसको अपने को ध्यान ही रखना है क्योंकि कुछ बुक्स में दिया हुआ है, इस तरीके से अपन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन से बनेगा। ऑल्दो यहाँ पर एक रिंग की स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस हो रही है क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, बट स्टिल दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कॉम्बिनेशन। क्योंकि 2 डिग्री है तो उतनी स्टेरिक क्राउडिंग इसमें नहीं है और ये 3 डिग्री के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना लेता है। फॉर्मेशन कई बार क्या होता है, रिएक्शंस में फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट जनरेट हो जाते हैं। तो रिएक्शंस में किस तरीके से फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि जो रिएक्शन फिक्स है उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, तो ये फॉर्मेशन वगैरह से इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। जो रिएक्शन सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है उन्हीं को ही हमको फोकस करना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा किस तरीके से रेडिकल्स बनते हैं। पेरोक्साइड्स जो होते हैं दे डिकम्पोज टू जनरेट फ्री रेडिकल्स। पेरोक्सी लिंकेजेस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहता है, अनस्टेबल रहता है, लोन पे रिपल्शन होता है और ऐसे में इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है विच कैन जनरेट फ्री रेडिकल्स। इसी तरीके से कभी आप लोगों ने पढ़ा हो पेरोक्साइड, तो इसका भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज बिकॉज ऑफ पेरोक्सी लिंकेज, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे जो हैलोजेंस होते हैं, इनफैक्ट जो हैलोजेंस होते हैं इनमें
यहां पर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वेरी वेरी वीक। बॉन्ड एनर्जी हैलोजेंस के बीच में काफी कम होती है, तो हीट करने पर ऐसे डेल्टा साइन बना के दे दें, और हाई टेम्परेचर फोटोलिसिस, इसको हम फोटोलिसिस कह सकते हैं, या फोटॉन्स की प्रेजेंस में लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ये अब्सॉर्ब करके होमोलिटिक क्लीवेज होता है जिससे फ्री रेडिकल्स बन पाते हैं। ठीक है, या क्लोरीन हम ले लें, या आयोडीन हम ले लें, या फ्लोरीन हम ले लें, इनमें होमोलिटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन हैलोजन बॉन्ड आ जाए, ROCl, ROBr, ये भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इनमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज से ही फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स, कई बार अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से सोडियम मेटल, दे जनरेट फ्री रेडिकल्स। कैसे होता है, यहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज करके बना लेता है Na+ और इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये पोलर होता है, और पोलर होने के कारण इलेक्ट्रॉन का अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर होता है, जिससे कि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है Cl नेगेटिव में, और R डॉट जनरेट हो जाता है। सो इट जनरेट्स व्हाट, R डॉट Cl नेगेटिव एंड Na+। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन जहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। इस तरह की रिएक्शंस में फ्री रेडिकल्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स कई जगह पे जनरेट हो जाते हैं ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, जैसे मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। जैसे अगर अपन देखें एनोड पर अगर ये एनायन प्रेजेंट तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के रेडिकल बना लेता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर एनायन एनोड पर जाकर के इस तरीके से ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। येट अनदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कई और भी मेथड्स हैं, हालांकि मैंने आपको बोला रिएक्शंस आर मोर यूजफुल, तो ये सब एक आइडिया देने के लिए आपको। जैसे यहां पर अगर अपन हीट करें तो इसमें और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, और ऐसे pH डॉट 2 बन जाते हैं, और नाइट्रोजन पर यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से इट कन्वर्ट्स टू नाइट्रोजन गैस, एस्केप कर जाता है। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अगेन जैसे यहां पर हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पर इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, और इससे भी जनरेट हो जाता है pH डॉट विद द फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो एस्केप कर जाता है। सो ऑल दीज आर वेरियस वेज बाय विच फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शंस। रिएक्शंस में बनते हैं, और ऐसे कि हमें पता है रेडिकल्स आर इंटरमीडिएट्स, तो ये किसी भी रिएक्शन का एक छोटा पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि रेडिकल्स बनने के बाद दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ आइदर थ्रू कॉम्बिनेशन और थ्रू डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो देयर आर वेरियस रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में है, एक एक करके हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल पर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। So Woods reaction is basically the reaction of alkyl halide in the presence of sodium and dry ether, and it produce RR alkane plus 2NX। तो ये सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के काम में आता है। जो अल्केन यहां पर बना है दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, दोनों R ग्रुप सेम है, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होंगे, और ये सिमेट्रिकल अल्केन होगा। इसके दो मैकेनिज्म हैं। पहला मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म में जैसे हम बात कर रहे थे, सोडियम ऑक्सीडाइज होकर के
इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखते हैं 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, दिस इज पोलर बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो अटैक है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर होगा और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू R डॉट एंड X नेगेटिव। तो यहां पर हम बैलेंसिंग करने के लिए दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो X नेगेटिव यहां पे हमने बना लिए। ठीक है, तो ऐसे R नेगेटिव, दे आर रेडिकल्स एंड दे हैव नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहां पर R R ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। और बैलेंस करने के लिए हम ऐसे लिख लें 2Na प्लस और 2X माइनस, तो 2NaX। द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज रेडिकल। इस रिएक्शन के ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक ये है कि यहां पर हमें सिमेट्रिकल अल्केन ही मिलेगा विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरी बात ये R डॉट 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 या 3 डिग्री है तो यहां पर कॉम्बिनेशन के साथ साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है। अगर ये टर्शरी हम ले लेते हैं तो यहां पर मेजर डिस्प्रोपोर्शनेशन से बनता है। तो हम तो बनाना चाहते हैं अल्केन, और बन जाएगा मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, सो दिस इज वुड्स रिएक्शन। और दूसरी बात, इसमें हम ड्राई ईथर ले रहे हैं। ड्राई ईथर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर जो सोडियम है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर वाटर प्रेजेंट रहता तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता और ये बना लेता NaOH, ठीक है, विद द लॉस ऑफ H2 गैस। ठीक है, इसको अपन ऐसे बैलेंस कर लें तो यहां पर क्या होता है, H2 गैस रिलीज हो जाती और ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। जबकि ईथर के अंदर सोडियम नॉन रिएक्टिव होता है और सोडियम को हमें क्या कराना है, सिर्फ ऑक्सीडाइज कराना है, ये रिएक्शन ना कर जाए वाटर के साथ, इसलिए हम ड्राई ईथर काम में लेते हैं। ठीक है, एक और मैकेनिज्म है जिससे हम वुड्स रिएक्शन को समझा सकते हैं, दैट इज आयोनिक मैकेनिज्म। तो आयोनिक मैकेनिज्म, जैसे कि हम बात करें, सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे रेड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव, पानी में आग लगा देता है, इसलिए इसे केरोसिन में घुसेड़ के रखते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करता है। तो ये तो स्टेप सेम ही रहेगी, लेकिन जो RX है इसकी रिएक्शन अगर अपन कराएं तो पहले ये जनरेट कर लेता है R डॉट और X माइनस फ्री रेडिकल, और एक और इलेक्ट्रॉन अगर यही अब्सॉर्ब कर ले तो ये बना लेगा R नेगेटिव। तो R नेगेटिव आयन है, मतलब वुड्स रिएक्शन में दोनों तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रेडिकल भी बनते हैं और कार्बन आयन भी बनते हैं। तो ये जो कार्बन आयन है, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, इट कैन अटैक ऑन RX अदर मॉलिक्यूल, और इस पर अटैक करके ये X नेगेटिव चला जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी SN2 और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RR। क्योंकि दोनों ही मैकेनिज्म से आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए समझाया नहीं जा सकता है कि रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, और ये माना जाता है कि रिएक्शन दोनों पाथ फॉलो कर सकती है, रेडिकल भी और आयनिक भी। यहां पर अगर अपन देखें, यहां पर भी R ग्रुप 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्शरी रहेगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। जैसा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में प्रोडक्ट बनेंगे वैसे एलिमिनेशन से भी प्रोडक्ट बनते हैं। इस मैकेनिज्म से भी सिमेट्रिकल अल्केन बनता है और अनसिमेट्रिकल अल्केन यहां पर बना पाना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट ड्रॉबैक इज it can only form symmetrical alkane with even number of carbon atoms। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3Cl प्लस CH3CH2CH3 और रिएक्शन हम करा दें सोडियम ईथर के साथ, तो इससे बन जाना चाहिए प्रोपेन, जो कि अनसिमेट्रिकल अल्केन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हालांकि देखो, हम जब भी ये रिएक्टेंट लेते हैं तो मोल्स में लेते हैं, मोल्स में मतलब इट्स अ बिग नंबर। तो यहां पर हमें मिलेगा CH3 डॉट और CH3 CH2 डॉट, बड़ी पॉपुलेशन रहेगी, मान लो एक एक मोल भी है तो बड़ी पॉपुलेशन है।
तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ये रेडिकल इसके साथ ही कंबाइन करे, क्रॉस ही रिएक्शन करें। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 डॉट दूसरे CH3 डॉट से रिएक्शन करके इथेन बना लें। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH2 डॉट अपने ही टाइप के रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके ब्यूटेन बना लें। और ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉस रिएक्शन करके प्रोपेन बना लें। मतलब हमको जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो 3 मिलेंगे, प्रोपेन का, इथेन का और ब्यूटेन का मिक्सचर मिलेगा। और इस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो किसी भी हालत में हम अगर अनसिमेट्रिकल बनाने जाएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट की जगह पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको सेपरेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए वुड्स रिएक्शन केवल उन्हीं अल्केन्स को बनाने के काम में आता है जो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिकल होते हैं और इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे कि हमने बात कर ही लिया, ड्राई ईथर लेते हैं बिकॉज सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ हो जाती है और H2 गैस रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने हैं, मेजर प्रोडक्ट, सारे पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट आपको इसमें बताने हैं। ओके, जैसे कि हम बात करें, यहां पर रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 डॉट, तो ये आपस में कंबाइन करके ब्यूटेन बना लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। सिमिलरली यहां पर अगर अपन देखें तो ऐसे 2 1 डिग्री हैं, तो मेजर प्रोडक्ट इस तरीके से आपस में बॉन्डिंग करके बना लेंगे। यहां पर अगर अपन देखें जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री, और क्योंकि ये 2 डिग्री है तो एक तो ये हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन कर लें, और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं रिएक्शन के दे विल बी डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शंस में मल्टीपल करेक्ट में ये आंसर भी मार्क करने होंगे क्योंकि 2 डिग्री है और डिसप्रोपोर्शनेशन के भी चांसेस रहते हैं। सिमिलरली 5th में अगर अपन देखें कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मार्क करने होंगे क्योंकि ये भी 2 डिग्री रेडिकल से बनेगा। एक और क्वेश्चन है, कंपेयर रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो यहां पर अगर अपन देखें वुड्स रिएक्शन सबसे फास्ट होगी RI, फिर RBr, फिर RCl। इनफैक्ट ये तो कभी वुड्स रिएक्शन देगा नहीं बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन। जो जितना वीक बॉन्ड होगा वो आसानी से ब्रेक होगा और आसानी से ब्रेक होकर रेडिकल बना लेगा। सबसे फास्ट रिएक्शन होगी RI, फिर RBr, फिर RCl। सबसे स्लो रिएक्शन होगी RF की। इनफैक्ट ये रिएक्शन शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। हम पहले भी देख चुके हैं कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कभी SN1 SN2 रिएक्शन भी शो नहीं करता, ना SN1 ना SN2 ना E1 ना E2 रिएक्शन। यहां पर देखें 7th में 2 रेडिकल्स ये आपस में कंबाइन होकर के ये सिमेट्रिकल अल्केन इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर 8th क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस।
ओके, इस तरीके से बना सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो हैलोजन रहते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हो जाती है और ऐसे में साइक्लिक या डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन दिया जाए सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ऐसे में क्या होगा, इस पर और इस पर रेडिकल्स बनेंगे एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अटेम्प्ट करें आप लोग। ओके, ये क्वेश्चन और करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये बना लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर दोनों रेडिकल एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाएंगे और फिर ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट कर लें। इन दोनों पर रेडिकल्स आ जाएंगे और ये कंबाइन करके 5 मेंबर रिंग बना लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स जनरेट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, तो यहां पर रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कार्बन के और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। ऐसे में हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराना होता है और जो लो बॉइलिंग ईथर्स होते हैं, डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर, वो यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो यहां पर THF काम में लेते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन जो है हाई बॉइलिंग ईथर है और उतने हाई टेम्परेचर पर जिस पे इस रिएक्शन को कराना होता है, उस टेम्परेचर पर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेपराइज नहीं होता है। लेकिन डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर वेपराइज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें लिक्विड चाहिए और लिक्विड या जो भी सॉल्वेंट हमें चाहिए, इसलिए हम THF काम में लेते हैं जो उस टेम्परेचर तक लिक्विड फॉर्म में सस्टेन करता है। और इस रिएक्शन से हमें बाइफिनाइल या 2 बेंजीन रिंग ऐसे ज्वाइन होकर के मिलती है। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये सिर्फ नाम है, दोनों ही एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसको हम फिटिग रिएक्शन कह रहे हैं। ऐसे अगर एक तरफ अगर हैलोजन हो और एक तरफ अगर अराइल ग्रुप हो, अराइल मतलब एरोमेटिक, और एक तरफ अल्काइल हो, अल्काइल मतलब इस तरह से स्ट्रेट चेन, तो रिएक्शन जब कराई जाती है तो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट होता है जिसमें ये क्रॉस बनते हैं, इस प्रोडक्ट को वुड्स फिटिक प्रोडक्ट कहा जाता है और इस रिएक्शन को वुड्स फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये सिर्फ नाम है, ज्यादा से ज्यादा ये JEE मेंस में पूछे जा सकते हैं। एक और रिएक्शन है, अगर यहाँ पर रिएक्शन हम कराते हैं, आयोडीन ले लेते हैं विथ कॉपर, तो ये कॉपर जो है इट्स जस्ट लाइक सोडियम मेटल का ही काम करेगा। ये ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ठीक है, रेडिकल जनरेट होगा और रेडिकल आपस में कंबाइन करके यहाँ पर बाइफिनाइल बनेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन और है
अगर यहां पर हम सोडियम मेटल की जगह पर जिंक ले लेते हैं तो पर्पस वही है, जिंक का इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यहां पर भी रेडिकल बनेगा और इससे जनरेट हो जाएगा CH3 प्लस ZnCl2 और इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये थोड़े से नाम याद रखना आप लोग, फिटिक, वुड्स फिटिक, उल्मान, फ्रैंकलैंड, ये सब सिमिलर रिएक्शंस हैं और वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, तो इसमें अगर अपन देखें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर और यहां पर रेडिकल आ जाएंगे और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन से यहां दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा। 19th क्वेश्चन में अगर हम देखें, रेडिकल्स और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो ऐसे 1 के और 6 के बीच में बॉन्डिंग होगी, रिंग एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट यहां अगर अपन देखें, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूब, इससे क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहां अगर अपन देखें, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये बेंजाइन बना लेगा, अनस्टेबल है और ऐसे दो बेंजाइन ये आपस में बॉन्डिंग करके और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दोनों तरफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये क्या होगा, आपस में इस तरीके से अगर अपन देखें, इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेगा और ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं हम, यहां पर और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये आपस में बॉन्डिंग करके बाइसाइक्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। तो इसमें हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, या अनपेड का पाई बॉन्ड के साथ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये ज्यादा ठीक है,
ये ज़्यादा प्रोबेबल प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ 6 मेंबर रिंग बनेंगी। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 6 ज्वाइन हो जाएगा। पाई बॉन्ड की लोकेशन ये रहेगी। तो आज हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल रिएक्शन और हमने वुड्स रिएक्शन जो फ्री रेडिकल की सबसे पहली रिएक्शन है ये हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लासेस में हम फ्री रेडिकल्स की और जो रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन, NBS, peroxide effect, halogenation of alkane, that we are going to discuss in the next lecture. Thank you very much.